नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान फिक्की के नए अध्यक्ष सिद्धार्थ बिड़ला जी। सिद्धार्थ बिड़ला जी अभी हाल में ही फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने इस पद पर HSBC बैंक की भारत की प्रमुख नैनालाल किदवई की जगह ली है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की भारत के व्यापारिक संगठनों का सबसे पुराना और बड़ा संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। 56 वर्षीय सिद्धार्थ बिड़ला ने स्विट्जरलैंड से MBA की डिग्री तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से विज्ञान में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। सिद्धार्थ बिड़ला जी को कॉर्पोरेट क्षेत्र का व्यापक अनुभव है। ये एक्सप्रो लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं। आज हम सिद्धार्थ बिड़ला जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। बतौर चेयरमैन अगले एक साल में क्या कुछ नया करने वाले हैं आप फिक्की के लिए? देखिए, जो हम करते हैं वो नया तो उसमें कम ही रहेगा इस साल, क्योंकि इस साल बड़ा ट्रांजिशन का पीरियड है। पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है आज, जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जो एक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर बिजनेस के ऊपर जो है, ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम हुआ है। किन कारणों कम हुआ है वो तो अनेक कारण हो सकते हैं, पर एक सबसे मजबूत मुद्दा रहेगा हमारा कि ट्रस्ट फैक्टर और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। तो ट्रस्ट फैक्टर ऑन बिजनेस, ट्रस्ट फैक्टर ऑन इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को किस तरह से सुधारा जा सके। और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के भी 3 अलग अलग मुद्दे हैं। एक समझ लीजिए कि जो कंपनियां काम कर रही हैं वो निवेश करना चाहती हैं, तो उन्हें निवेश करने के लिए कैसे आकर्षित किया जाए। बाहर से FDI या बाहर की कंपनियां किस तरह से निवेश करना चाहती हैं, बाहर के निवेशक किस तरह निवेश करना चाहते हैं। आज FII भी आता है, इन्वेस्टमेंट फंड्स भी आते हैं मार्केट में। तो उसके लिए एक अलग ट्रस्ट बनाना है। और एक इंडिविजुअल यानी जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी हिंदुस्तान में कैसे ट्रस्ट बनाना, ये हमारे लिए सबसे प्रमुख एजेंडा रहेगा। अभी हाल में हमने देखा कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि रिटेल में FDI वे अनुमति नहीं देने वाले। ऐसे में क्या कुछ अंतर आएगा? आपने यह भी देखा कि पुरानी जो शीला दीक्षित की सरकार थी उसने इसकी मंजूरी दी हुई थी। जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अपना डिसीजन अनाउंस किया कि हम इसको वापस ले रहे हैं, इससे हमें थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का राइट तो है डिसीजन को रिकंसिडर करना, पर डिसीजन रिवर्सल के अलग संकेत होते हैं। और डिसीजन रिवर्सल से हमें ज़्यादा तकलीफ हुई। और केजरीवाल जी ने जरूर ये बताया कि उनके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है बनिस्बत कंज्यूमर को फ़ायदा हो, तो उसलिए ये वचनबद्ध थे कि हम अपनी एजेंडा के हिसाब से FDI इन रिटेल को मंजूरी ना दें। पर मेरे ख्याल में अगर एक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि FDI को रिटेल में मंजूरी दी गई, तो कुछ और ऑल्टरनेटिव, कुछ वाया मीडिया शायद एक्सप्लोर हो सकते। हमने देखा नहीं कि ऐसी कोई चीज़ हुई कि भाई कोई वाया मीडिया एक्सप्लोर किया गया। उसलिए हमें थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा कि इससे एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को नेगेटिविटी आती है। अब फाइनल डिसीजन एकदम फाइनल क्या रहता है, किस रूप से वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उस चीज़ को देखें। भारत को एक औद्योगिक ताकत के रूप में किस तरह आप देखते हैं? देखिए, औद्योगिक ताकत के हिसाब से हम वैसे बहुत मजबूत हैं, पर अगर हम अपने साइज़ के हिसाब से देखें तो हमें और कहीं ज़्यादा मजबूत होना था। और इसके लिए मजबूत होने के लिए 2-3 अलग अलग मुद्दे हैं। सर्विस सेक्टर भी बढ़ना है, पर सबसे ज़्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिले। आज इंडस्ट्रियल पावर वही कहलाएगा जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल मैन पावर सब तरह की स्ट्रेंथ है, हमारे पास प्रोडक्टिव मैन पावर है, हमारे पास यंगेस्ट मैन पावर, आज कुछ वर्षों में यंगेस्ट मैन पावर हो जाएगा वर्ल्ड में। तो ये सब हमारी बड़ी स्ट्रेंथ्स है, पर इन स्ट्रेंथ्स को क्या हम कन्वर्ट कर पाए हैं इनटू बीइंग एन इंडस्ट्रियल पावर, इसके लिए दोनों तीनों पहलू पर विचार कई हो चुके हैं, अमल भी हो रहा है, पर जो अमल की स्पीड है वो बहुत कम है। और उस स्पीड से हमें धक्का लगता है और हम जहां हो सकते थे वहां नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है कि 2 कदम आगे लिए 1 कदम पीछे लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की बहुत दरकार है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिवनेस हमारे यहाँ नहीं है, हमारी सिस्टमिक कॉम्पिटिटिवनेस की प्रॉब्लम है। आप 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि अभी एक कंपनी है जो कई जगह, चाइनीज़ कंपनी है, कई जगह वो समझ लीजिए गारमेंट बनाती है। गारमेंट बड़ा लो एंड प्रोडक्ट है, बड़ा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है।
उनका अनुमान ये रहा कि चाइना से एक्स फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया में 10% वो कम अचीव कर चुके हैं। इसका मतलब इंडिया की प्रोडक्टिविटी, रॉ मटेरियल मोरलेस सब सेम भाव पे मिलता है सब जगह, तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एटसेट्रा सारा मिला करके 10% कम कॉस्ट पे किया। पर बोले कि भाई अब ये माल को हम लेकर के जब तक हम जहाज पे चढ़ाएं तो हमारा तो सारा प्रॉफिट वही निकल गया। और चाइना में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी हाई है कि वो वर्ल्ड मार्केट में compete कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान तो जहाज चढ़ाने तक हमारी कॉम्पिटिटिवनेस चली गई। तो हमें एक टोटल होलिस्टिक रूप से देखना है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से कॉम्पिटिटिव ज़्यादा कर सकते हैं। फिक्की ने अभी 2014 में 2014 के लिए एक इकोनॉमिक एजेंडा अभी रिलीज़ करी, 6 जनवरी को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें बेसिकली हमारा जो डायरेक्शन है, हमने उसका नाम दिया है इनेबलर्स फॉर एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आज एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और आप उसको चाहे सर्विस सेक्टर के तौर पे दें, एग्रीकल्चर के तौर पे दें, मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे दें, पर सबसे अहम कंट्रीब्यूशन जो हाई लेवल ऑफ इनकम का कंट्रीब्यूशन कर सकता है लॉन्ग टर्म में, वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो एंटरप्राइज और एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से बढ़ावा देना, ये हमारी है। तो इसमें कॉम्पिटिटिवनेस को भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया हमने कि इसको किस तरह से एड्रेस किया जाए। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2020 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कहां आप पहुंचने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, अभी जो पिछले 2-3 सालों में हमारी ग्रोथ गिर गई, और 2-3 सालों में ग्रोथ गिरने से अभी इस साल लगता है कि 5 या 5 के नीचे आएगी ग्रोथ। हमारा अनुमान सबसे पहले तो ये है कि हमें कहाँ होना चाहिए। अगर वो देखा जाए तो 8 से 9% ग्रोथ पे, 8 से 9% कंटिन्यूड ग्रोथ के ऊपर ही हम अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। जो आज हम कह रहे हैं कि 10 से 12 मिलियन जॉब्स पर ईयर क्रिएट करने हैं, तो कुछ छोटे नहीं होते। मतलब 1 करोड़ से 1.25 करोड़ अगर हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं फॉर 1% ऑफ द पॉपुलेशन, उसके लिए 8 से 9% चाहिए। अब आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, चाहे जो पॉलिसी आ जाए, आप कोई जादू तो होगा नहीं कि कल सुबह से 8% 9% आ जाए। तो कम से कम इस साल फिक्की की प्रोजेक्शन है, डिपेंडिंग ऑन सर्टन कंडीशंस, कहीं भी 5 और 6.5% के बीच में ग्रोथ आ सकती है। तो अभी 8 और 9 पे पहुंचने में हमें बड़ा टाइम है। तो आप 2020 कह रहे हैं, मतलब 7 साल आगे है। तो मुझे लगता है कि 2020 तक अगर हमारे 3 या 4 साल भी निकल सकें 8 और 9% ग्रोथ के बीच में, तो हम कहीं लॉस्ट ग्राउंड थोड़ा रिकवर करेंगे। तो अब एब्सोल्यूट टर्म्स में तो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ होगी इकोनॉमी, पर अगर 4 साल निकल जाए, मतलब 2016 पे भी अगर हम 8-9% पे आ जाएं वापस, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। एक्सपर्ट्स की राय है कि यदि हमें वाकई अपनी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाना है तो कृषि विकास दर के मोर्चे पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा, जैसे हमारे एजेंडा में भी ये भी हमने कहा है, जैसे कृषि विकास जो अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे है, और 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एट द पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे कृषि क्या अपने किस तरह से सीड का, हाई वैल्यू क्रॉप्स का किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। जैसे आज कई स्टेट्स में देखा गया कि अच्छे वाटर मैनेजमेंट से, अच्छे सीड मैनेजमेंट से, अच्छी सीड हेल्थ से, अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड ना भी यूज़ करे तो अच्छी सीड हेल्थ से, सीड रिप्लेसमेंट से, हाई वैल्यू क्रॉप से अपनी एग्रीकल्चरल आउटपुट या रिजल्ट्स काफ़ी बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ है कि एग्रीकल्चरल आउटपुट अप टू दी कंज्यूमिंग पॉइंट, यानी उसके लिए आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टोरेज का चाहिए, कोल्ड स्टोरेज का चाहिए। ये वैल्यू चेन जो है लॉजिस्टिक्स की, ये बननी चाहिए। नहीं तो आज क्या हो रहा है कि किसान अगर मंडी में जाता है बेचने के लिए, अगर उसका उसी दिन माल मंडी पे नहीं बिका या एकदम डिस्ट्रेस टर्म्स पे बिका, अगर वो भी नहीं बिका तो उसको माल फेंकना पड़ता है, क्योंकि माल स्टोर करने की और उसकी, तो अल्टीमेटली कई दिनों की मेहनत वो एक दिन माल फेंकने में चली जाती है। तो रियली स्पीकिंग एग्रीकल्चरल आज भी जो स्थिति है प्रोडक्शन की, उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है बाय टेकिंग केयर ऑफ पोस्ट मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट कर सकता है। पर असल चीज़ क्या है कि आज करीब 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और ये काफ़ी बड़ी मात्रा है। तो एग्रीकल्चर से ऑल्टरनेट जॉब एम्प्लॉयमेंट जब तक कंट्री में ना क्रिएट हो, टोटल कंट्री की हेल्थ इंप्रूव नहीं करेगी, ये हमारा मानना है। तो इसके लिए
अगर 6 आदमी एक फैमिली में हैं, समझ लीजिए एक बड़े परिवार में हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि अगर सारे 6 के बोले भाई अगर और कहीं नौकरी मिली तो हमारे साथ काम कर ले, तो जो इनकम 5 आदमी में बढ़ सकती थी वो 6 आदमी में बढ़ रही है। उसमें अगर वो छठे आदमी को कोई एक ऑल्टरनेट जॉब मिल जाए तो टोटल फैमिली की इनकम रेज हो जाएगी। ये एक तरीका है देखने का। देश भर के अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित मैन पावर की कमी देखने को मिल रही है। जी। इसे कैसे दूर किया जाना चाहिए? देखिए, स्किल डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, और जिसे हम एक रकम से स्किल तो बहुत है इंडिया में, पर पॉइंट इसकी उचित स्किल है क्या। और दूसरा एक हमारा ये भी मानना है कि हिंदुस्तान में थोड़ा वर्क एथिक थोड़े बढ़ाने की दरकार है, क्योंकि लोगों को आजकल जो पढ़ लेते हैं, जो शिक्षित हो जाते हैं लोग, वो कई बार देखा जा रहा है कि हाथ से काम करना पसंद नहीं करते। तो ये एक वर्क एथिक, और जब तक ये प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी ये थोड़ा अभाव रहेगा। मतलब अवेलेबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी में फ़र्क है। तो आज लोग अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद भी कई कंपनियां आप देखेंगे बोलेंगे भाई हमें आदमी नहीं मिल रहे काम करने वाले। दूसरा एक और क्या हुआ है कि जो सोशल स्कीम्स है नरेगा टाइप की, इसमें जो आपके एजुकेटेड और प्रोडक्टिव, मतलब जो एक समझ लीजिए प्रोडक्टिव लेबर था, उस लेबर में भी अभाव आ गया, क्योंकि लेबर जो है वापस अपने गांव चला गया नरेगा का एडवांटेज लेने के लिए। तो आज एक नेगेटिव फ्लो हो गया ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर फ्रॉम इंडस्ट्री। ये भी एक चिंताजनक चीज है। सिद्धार्थ साहब, अक्सर ऐसा माना जाता है कि फिक्की सरकार की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती है, खास तौर पे पॉलिसी से जुड़े हुए मैटर्स में। क्या यह सच है? सच नहीं है। हम उस चीज में हाँ मिलाते हैं जिस चीज पे हमें विश्वास हो कि ये ठीक है। जरूरी नहीं कि हमारा विश्वास सही हो, पर हम जिस चीज को प्रोफेशनली एग्जामिन करते हैं और जो हमारा कन्विक्शन कहता है कि ये ठीक है, और हमें मद्देनजर फंडामेंटल 3 चीजें रखनी है कि इट इज इक्विटेबल टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। हम ट्रेड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस चीज से डायरेक्ट हानि पहुंचती हो, पर उस चीज को आपको देखना है एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, विच इज नेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो दोनों तीनों कसौटियों पे जो चीज खरी उतरे उसको हम सपोर्ट करते हैं, और जो दोनों चीजों पे खरी नहीं उतरे उसे हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब भी बजट पेश होता है तो सबसे पहले फिक्की की तरफ से बयान आता है कि सरकार ने काफी अच्छा बजट पेश किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 3 साल से ऑफिस बेरर हूं, मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। ऐसा नहीं है। जहां जहां क्षतियां दिखती हैं, देखिए एक तो यह है कि आप देखते हैं मीडिया के अंदर, तो अल्टीमेटली जब बजट प्रेजेंटेशन हो तो आप उसमें से 3 अच्छे पॉइंट उठाएंगे, 3 खराब पॉइंट उठाएंगे। तो हो सकता है आप अच्छे पॉइंट्स को पब्लिसाइज करें और खराब पॉइंट को ना करें, पर हम जैसे एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, समझ लीजिए 2 बजट पहले समझ लीजिए रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया टैक्स पे। हमने उसी समय मतलब टीवी का उनका ट्रांसमिशन खत्म हुआ, वहीं पर हमने इसके ऊपर आपत्ति जताई। कई चीज़ें हैं, जैसे अगर स्पेंडिंग आपको कम करनी है, अगर हमें लगता है कि भाई कैपिटल स्पेंडिंग कम करके और रेवेन्यू स्पेंडिंग करी जा रही है, उस चीज़ पे हमने ऑब्जेक्ट किया। टैक्सेशन पॉलिसीज़ पे ऑब्जेक्ट किया इमीडिएटली, क्योंकि पहले दिन तो बाय द वे जैसे बजट आप देखते हैं तो सब फाइन प्रिंट आती नहीं है बजट में, तो हम वही रिएक्ट कर पाते हैं जो हमने स्पीच में सुना। और स्पीच एक रकम से टेलर्ड होती है पार्लियामेंट को देने के लिए, पर उसके अंदर भी नज़र आता है कि कहीं कहीं टैक्स लॉज में कहाँ कहाँ एडवर्स चेंज ला रहे हैं। समझ लीजिए एक टैक्स लॉ की बात कर रहा हूँ, तो हमने इमीडिएटली उन चीज़ों पे रिएक्ट किया है। और ये जो, बल्कि मैं अपने पर्सनल तौर पे कह सकता हूँ कि अखबारों की एक आदत हो गई कि भाई आप रेटिंग दीजिए बजट को। तो अगर आप सारे अखबार निकाल के देखेंगे तो सिद्धार्थ बिरला की तो आपको कहीं रेटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये रेटिंग देना एक रकम से फाइनेंस मिनिस्टर की गरिमा को कह लीजिए या बजट की प्रोसेस को कह लीजिए, देयर इज़ नो सच थिंग कि भाई ये कोई सिनेमा नहीं है कि इसकी रेटिंग हो गई। पर ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली कोई भी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। हम सोच समझ के और विद इन इंडस्ट्रियल ट्रेड कॉन्टेक्स्ट, विद इन नेशनल कॉन्टेक्स्ट हर एक चीज़ को बैलेंस करने की चेष्टा करते हैं। एक और आरोप लगता है फिक्की पर कि फिक्की हमेशा बड़ी कंपनियों के हितों की लड़ाई लड़ती है, बड़ी औद्योगिक घरानों की, छोटी कंपनियों के हितों पर कभी ध्यान नहीं देती। देखिए, हम किसी बड़े या छोटे और किसी इंडिविजुअल कंपनी के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ते। हम लड़ाई अगर हमारी है या आर्ग्यूमेंट है या हमारा सबमिशन है तो वो है मुद्दों पे, और मुद्दे या तो इंडस्ट्री वाइड मुद्दे हों। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि हेडलाइंस के तौर पे
जो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को हम सामने रखते हैं, कई बार हम ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हैं। जैसे आप एक मिनट के लिए अगर देखें, हमने अगर एफडीआई रिटेल को भी हमने वेलकम किया तो एक बेसिक कारण पे किया। एफडीआई इन रिटेल अकेली नहीं थी, पर एफडीआई इन रिटेल समझ लीजिए उसमें आपको दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट करना था, उसमें कई कंडीशंस लगी हुई थी, उसमें कई कंडीशंस लगी थी लोकल सोर्सिंग की, उसमें कंडीशन लगी थी कि आपको लॉजिस्टिकल वैल्यू चेन लगाना पड़ेगा। हमारे हिसाब से लोकल वो लॉजिस्टिकल वैल्यू चेन में फार्मर तक को बेनिफिट मिलता, ये एक बात है। फिर भी कई लोगों ने आपत्ति, कई सेक्शंस ने आपत्ति करी थी कि भाई छोटे रिटेलर को नुकसान पहुंच सकता है। तो फिक्की ने एक दो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस करी जिसमें छोटे बड़े सबको बुला करके सबकी व्यू ली गई, और जो इंडस्ट्री की व्यू उभर के आई एवरेज पे, हम उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया। मतलब फिक्की अपने दिमाग लगा करके, हम क्यों जजमेंट पास करें कि भाई अगर डिफरिंग व्यूज़ है तो हम सब व्यूज़ को बोर्ड पे लेके हम बैलेंस्ड व्यू देते हैं। तो हम मुद्दों पे ये करते हैं। अब पॉइंट ये है कि जो लार्जर इंडस्ट्री है, जो लार्ज इन्वेस्टमेंट है, अगर आप बिटवीन यू एंड मी अगर आप जा करके किसी 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको न्यूज़ टाइम नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं बात करते। जहाँ तक समझ लीजिए एमएसएमई की बात है, मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर की, तो अभी हमारे एजीएम के दिन ही हमने एक्चुअली हमारी एक एमएसएमई कमेटी होती थी, तो अब हमने एक सेपरेट बॉडी बना दी है विच इज़ कॉन्फेडरेशन फॉर एमएसएमई। तो अब वो बॉडी फिक्की से ही एसोसिएटेड है, फिक्की के अंडर, पर एकदम फोकस्ड अटेंशन देगी एमएसएमई के इंटरेस्ट को और उसको बढ़ाने का, जो कि शायद हमारी खाली कमिटी ऑन एमएसएमई होने के कारण हम नहीं दे पाते। तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो फिक्की साहब 72 वर्टिकल्स पे काम करती है, आज 72 वर्टिकल्स है, उसमें इंडस्ट्री वर्टिकल्स है और उसके अंदर आपके टॉपिक वर्टिकल्स है। जैसे एमएसएमई इज अ टॉपिकल वर्टिकल, अगर बैंकिंग फाइनेंस है टॉपिकल वर्टिकल है, कॉर्पोरेट लॉ है टॉपिकल वर्टिकल है, पावर है, एनर्जी है, इनकी टॉपिकल वर्टिकल्स है। उसके बाद समझ लीजिए कॉस्मेटिक या समझ लीजिए हेल्थ केयर है, या आपके मेडिसिन है, या आपके स्टील है, तो इस तरह के। तो मैन्युफैक्चरिंग कमेटी हमारी अलग है, स्टील की कमेटी अलग है। तो स्टील की कमेटी उन मुद्दों पे बात करेगी जो स्टील इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, नॉट किसी इंडिविजुअल कंपनी को इफेक्ट करते हैं। जैसे माइनिंग कमेटी है, वो माइनिंग के इंडस्ट्री बेस्ड इश्यूज पे बात करेगी, नॉट कि भाई किसी पर्टिकुलर कंपनी को तकलीफ हो गई। नेशनल लेवल पर फिक्की का संगठन काफी मजबूत है, लेकिन राज्यों में वह बात नहीं, ऐसा क्यों? राज्यों में है, पर हर एक राज्य में नहीं है डेफिनेटली। और ये राज्यों में खास करके पिछले 3-4 वर्षों में, जैसे कई राज्य हैं जहां हमारा काम काफ़ी है, जैसे आंध्र प्रदेश में हम काफ़ी काम करते हैं, हमारा चेन्नई में काफ़ी है। चेन्नई में वैसे लोकल चेम्बर्स बहुत स्ट्रांग हैं, बंगाल में हमारा काफ़ी योगदान है, चंडीगढ़ में हमने ऑफिस खोली है ये पीएचडी के लिए, अभी एक लखनऊ में ऑफिस खोली है, और बॉम्बे में हमारी स्टेट काउंसिल है, गुजरात में हमारी स्टेट काउंसिल है। काफ़ी काम करते हैं और गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारा ये मानना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो पिछले 3-4 साल, जो कनौडिया जी 2 साल पहले प्रेसिडेंट थे, तब नैना लाल जी जब थी प्रेसिडेंट, तब हमने स्टेट एजेंडा पे काफ़ी ध्यान दिया है, क्योंकि जो रियल इन्वेस्टमेंट ड्राइव है वो स्टेट्स के अंदर उस चीज़ का डिसीजन मेकिंग ज़्यादा है। सेंटर आज के दिन एक पॉलिसी बनाती है, अल्टीमेट उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे है। जो कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, कंपटीशन फॉर इन्वेस्टमेंट है, वो स्टेट लेवल पे है। तो बंगाल अपने तरीके से करेगा, महाराष्ट्र अपने तरीके से करेगा, पर अल्टीमेटली वो सेम रुपी स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट के पीछे 4-4 स्टेट दौड़ते हैं। तो हमारा स्टेट लेवल पे इंगेजमेंट है, पर ये आपकी कहने की बात ठीक है कि हमारा इंगेजमेंट और बढ़ा सके। हमारे गुजरात स्टेट काउंसिल है, आज महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल है। उत्तर भारत के राज्यों में काफी कमजोर है संगठन आपका? कमजोर नहीं है साहब, मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक कमी होने के कारण, पर उस चीज़ को प्रमोशन करना है। अब वो प्रमोशन में फिक्की अल्टीमेटली कैन नॉट प्रोमोट अ स्टेट प्रमोशन आज सारी खुद की एजेंसियां हैं। हम स्टेट के साथ काम कर सकते हैं एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट साउंडिंग बोर्ड बनने के लिए। उनको अगर किसी पॉलिसी इनपुट्स पे हमारी इंटेलेक्चुअल इनपुट चाहिए तो वो हम अपनी कमिटी से, तो अल्टीमेटली फिक्की है तो दिल्ली सेंट्रिक, तो हमारी कमिटी सारी दिल्ली में बैठती हैं। कमिटीज़ कैन नॉट बी स्प्रेड आउट, पर जो स्टेट ऑफिस को जो इनपुट चाहिए उसको हम अपने कमिटीज़ के तौर पे और यहाँ के हमारे सेक्रेटेरिएट से उसे सपोर्ट देते हैं। तो मैन पावर स्टेट्स में इतनी नहीं है, ये आप ठीक कह रहे हैं, पर स्टेट्स पर अटेंशन पूरा है। अक्सर देखते हैं कि उद्योगपतियों की फाइलें जो हैं सरकारी विभागों में लटकी रहती हैं। अभी हाल में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी फिक्की गए थे, जहां पर उन्होंने
या साफ किया कि उद्योगपतियों को जो सही चीज़ें हैं उसमें जो है सरकार से हर तरीके की मदद मिलेगी। इसको किस तरह से आप देखते हैं? उनका स्टेटमेंट बड़ा वेलकम था, क्योंकि कांग्रेस में पॉलिटिकल लेवल से, मतलब एक एग्जीक्यूटिव लेवल से हमेशा, जो आप समझ लीजिए चिदम्बरम साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, या आपके आनंद शर्मा जी हैं, ये सब बड़े डायनामिक हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उद्योगपति की फाइल अटकती है, कंपनियों की फाइल अटकती है। किसी का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पर हमारा सबका कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो देश का इंटरेस्ट आगे रहेगा, उसको उस तौर पे देखते हैं। पर तो सबसे पहले ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आई कि भाई पॉलिटिकली भी आप यही कह रहे हैं जो हम चाहते हैं, और हम चाहते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये देश के हित में है, और ये वही चीज़ है जो एग्जीक्यूटिव लेवल कह रही है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में जिस स्पीड में क्लियरेंसेज मिलनी थी, मतलब एक बड़ा डिबेट चला, कई लोगों ने वर्ड दिया उसको पॉलिसी पैरालिसिस। अब मुझे प्रेस इंटरेक्शन में पूछा गया कि भाई आपका पॉलिसी पैरालिसिस में क्या ख्याल है। मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से, ये जहाँ तक मेरी पर्सनल समझ का, मेरा पर्सनल आर्टिकुलेशन समझ लीजिए, मैं कहता हूँ ये तो पैरालिसिस आफ्टर पॉलिसी है। तो पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनी, उसके बाद क्या हुआ, अमल होना है। अमल होने के लिए ब्यूरोक्रेसी साथ होनी चाहिए, लीडरशिप साथ होनी चाहिए, सारी चीज़ें, एवरीथिंग मस्ट फॉल इन प्लेस। इसमें कई बार जो डिसीजन मेकिंग एटमॉस्फेयर है वो भी विशिएट हो गया। तो आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानोगे वो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि आज एक्टिविज्म हो गया, आपका नेगेटिविज्म हो गया। हर एक चीज़ को देखिए, आप अगर 5 साल बाद देखेंगे कि मैंने ये डिसीजन 5 साल बाद लिया, आपको हमेशा 2 महीने बाद भी आपको लगेगा कि मैं डिसीजन अलग ले सकता था। तो हाइंडसाइट पे जो है, अब अल्टीमेटली आपको अगर आगे चल रहा है तो हर एक चीज़ हाइंडसाइट में नहीं एग्जामिन करी जा सकती। और अगर मुझे एज अ सिस्टम ये लगे कि सब चीज़ हाइंडसाइट में एग्जामिन हो जाएगी, तो साहब मैं तो कभी डिसीजन ही नहीं लूँगा। इट इज़ चीपर नॉट टू टेक अ डिसीजन देन टू टेक अ डिसीजन। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है महंगाई का। क्यों नहीं हमारी सरकार चाहने के बावजूद महंगाई पर लगाम लगा पा रही? देखिए, महंगाई का अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोगों की समझ है। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, पर एकदम बेयर टर्म्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहला हमारा महंगा, एक जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसको एक बार अलग रखते हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण आपके समझ लीजिए 1 मिनट के लिए कोयले के दाम बढ़ गए, कोयले के दाम बढ़े, और कोयले के दाम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि इंडिया ने लोकल की जगह इंपोर्ट करना चालू कर दिया। तो वो सब अलग चीज़ें हैं। तो उसमें आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ गया, वो एक भाग है। बाकी अगर आप चले डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में, तो अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है तो आप लास्ट 2 साल में देखेंगे कि या तो इन्फ्लेशन नहीं के बराबर है या नेगेटिव है, क्योंकि प्राइसिंग, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न है तो कंपनीज के हाथ से प्राइसिंग पावर जा चुकी है। जो कॉमन मैन को हिट करता है वो क्या हिट करता है, या तो एनर्जी कॉस्ट हिट करती है, या फ्यूल हिट करता है, और या खाने पीने की सामग्री ये हिट करती है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको बताया नेगेटिव है। अल्टीमेटली इंडिया हैज़ अ सप्लाई साइड प्रॉब्लम। हम सप्लाई को उतना नहीं बढ़ा पा रहे जितनी हमारी कंजम्पशन की क्षमता बढ़ती जा रही है। कंजम्पशन की क्षमता बढ़ने के और भी कई कारण हैं, जैसे मैंने नरेगा की बात करी, मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी की बात करी। हर तरह के सोशल प्रोग्राम्स में लोगों की इनकम डेफिनेटली बढ़ी है, ये साबित हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनों की बढ़ी है और कितनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, वो एक अलग चीज़ है, पर ग्रॉस में बढ़ी है। तो जब बढ़ेगी तो खाने के पैटर्न्स भी चेंज होते हैं, और खाने के पैटर्न्स टुवर्ड्स द बेटर चेंज होते हैं। तो कई बार शॉर्टेज इज वन पार्ट ऑन सप्लाई साइड एंड मिक्स इज अनदर पार्ट। हो सकता है जो चीज़ एक्चुअली प्रोड्यूस होनी चाहिए वो कम प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें अपने सप्लाई साइड की तरफ बहुत ध्यान देना है। जो मैंने आपसे बात करी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हम जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी तो एक बहुत मतलब एक इंश्योरेंस टाइप का है, पर अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो रियल फूड सिक्योरिटी आएगी जब आप प्रोड्यूस करोगे और प्रोडक्टिविटी करोगे और उसको वितरित करोगे। दिस इज हाउ यू विल गेट फूड सिक्योरिटी, नॉट बाई सेइंग कि मैं आपको खाना सस्ता दे देता हूं उससे फूड सिक्योरिटी होगी। तो जब डिमांड और सप्लाई में मिसमैच रहेगा तो इस तरह की इन्फ्लेशन रहेगी। उसके ऊपर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन डालिए तो और बढ़ गई। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। हमारा पूरा परिवार जो है, बिरला परिवार, तो काफ़ी बड़ा है, पर वैसे बाकी परिवारों के अपेक्षा में बहुत छोटा है। हमारे 4 परदादाओं के बीच में 3 ग्रेट ग्रैंडसन्स थे, तो आप समझ सकते हैं कि श्रिंक हो रहा है एक रकम से।
मैं अपने पर्सनल परिवार के बारे में बताऊं, मेरे ग्रैंडफादर एलन बिरला जी, जीडी बाबू के सबसे बड़े, ही वाज एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर जीडी बिरला। फिर मेरे फादर, मेरी 2 बुआ हैं, मेरे फादर हैं, और मेरे फादर का मैं हूँ, मेरी एक यंगर सिस्टर थी, उसकी डेथ हो गई। सो आई एम दी ओनली चाइल्ड इन माई पार्ट ऑफ द फैमिली। और 2 लड़कियाँ हैं, सब नाउ एवरीबडी इज़ मैरिड, सो वी आर। और आपकी कंपनियां किन किन क्षेत्रों में सक्रिय हैं? देखिए, मैं एक मेरा निजी काम था जो मैंने चालू किया, मैं जब कॉलेज से वहाँ से पढ़ के बाहर से वापस आया था। एक एक्सप्रो इंडिया करके कंपनी थी जो मैंने फॉर्म करी थी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी है। तो हम उसमें काफ़ी रेफ्रिजरेटर के लिए प्रोडक्ट्स बनाना हमने चालू किया था। उसके बाद हम वेरी स्पेशल प्लास्टिक फिल्म्स में प्रोडक्शन करते हैं। मीडियम साइज़ कंपनी कहना चाहिए, पब्लिकली हेल्ड है, 50,000 शेयर होल्डर्स हैं करीब। कंपनी ने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अपने क्षेत्र में एक रकम से लीडिंग है, पर हम लोग बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं, इसलिए आप कभी शायद नाम ना सुन पाए। एंड काफ़ी ग्रो हुआ है। इस साल हमने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इनफैक्ट हमने बंगाल में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि हमारी एक मदर यूनिट बंगाल में है और वहीं पर हमारी इस चीज़ की स्पेशलिटी है प्लास्टिक फिल्म्स की। तो हमारा जो नया इन्वेस्टमेंट है, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, अभी ट्रायल प्रोडक्शन में है, पिछले महीने स्टार्टअप किया था उसका। और वैसे हमारी ऑपरेशंस जो है एक्सप्रो की, फरीदाबाद में हमने ओरिजिनली ऑपरेशंस चालू किया था, तो आज भी फरीदाबाद में है, हम नोएडा में हैं, हम पूना के बाहर रंजन गांव में हैं, हमारा इंदौर के बाहर पीतमपुर में एक प्लांट है, और ये बंगाल में दुर्गापुर के बाहर प्लांट है। तो 4-5 एरियाज़ में। पिताजी का एक बिज़नेस था, मतलब डिगजाम नाम से फैब्रिक्स का, वुलन फैब्रिक्स का, शूटिंग्स का बिज़नेस है, जामनगर में बेस्ड है। तो मेरे फादर का ये एक व्यू था कि भाई जब वो 75 के हो जाए तब उसके बाद वो किसी बोर्ड में भी रहना पसंद नहीं करेंगे। तो कई दिनों से मैं उनकी सपोर्ट कर रहा था। जब वो 75 के एक्चुअली हो गए तो उन्होंने बोर्ड भी छोड़ दिया। तो वो काम भी मैं देख रहा हूँ, अभी चेयरमैन हूँ डिगजाम का। तो दोनों मीडियम साइज बिजनेसेस हैं। बैलेंस ऐसा है कि हमारे यहाँ पहले काफ़ी बिजनेस था, सीमेंट का था, जो मैसूर सीमेंट करके कंपनी होती थी, उसको हमने 2006 में जर्मन्स को सेल किया, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था सीमेंट इंडस्ट्री में। तो या तो आप ग्रो हो सकते थे और या आप श्रिंक हो सकते थे, तो उसको हमने एग्जिट किया। उसमें आज भी हमारी थोड़ी सी होल्डिंग है, पर हमारा उस पर कोई मैनेजमेंट इंटरेस्ट नहीं है। उसका नाम आज हाइडेलबर्ग सीमेंट हो गया है, हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया हो गया है। काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी है, काफ़ी एक्सपेंड कर रही है इस तरह से। सो बेसिकली मैं एक्सप्रो और डिगजाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ बिरला जी, दूरदर्शन से बातचीत के लिए अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थे फिक्की के नए अध्यक्ष सिद्धार्थ बिरला जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अपने 1 साल के कार्यकाल में फिक्की को ये नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अगले सप्ताह से फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।